काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, पर ज़िंदगी जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के रासायन शास्त्र के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपने बगल में एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठेंगे, ताकि मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात बताता जाऊं आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे। आप एक नोटबुक बनाएंगे इस चैप्टर की, ठीक है, जिससे कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपको रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप कितना बार बार वीडियो खोल खोल के देखोगे और फिर वहाँ से सीखने का प्रयास करोगे या रिवीजन करोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक कॉपी और पेन निकालिए, आज की डेट डालिए और आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस अध्याय के नाम को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अध्याय लिखा हुआ है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसका क्या अर्थ है सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस अध्याय में कवर करने वाले हैं, जो लगभग 2 से 3 पार्ट में खत्म होगा और ये आपका इस अध्याय का पहला पार्ट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का अर्थ क्या है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें 2 शब्द समझने लायक है, एक है तत्व और दूसरा वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 9th में ही पढ़ लिया है केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में कि तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि तत्व जो है वह एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। आपको रटाया जाता है, याद कराया जाता है क्लास 6-7 से ही। ठीक है, तत्वों के नाम, परमाणु संख्या, संकेत, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ठीक है, जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है कि अभी हम लोगों के नेचर, प्रकृति में जो है कुल 118 तत्व विद्यमान है। प्यारे बच्चों, अलग अलग किताब जो है वो तत्वों के अलग अलग संख्याओं को लिखता है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग किसी भी एक किताब के हिसाब से, मैं मानकर चल रहा हूं कि प्रकृति में 118 तत्व हैं। जो बहुत पुराने किताब होंगे उसमें आपको 114, जो रिसेंट किताब होंगे, जो अभी की बुक्स होंगी, उसमें आपको 120 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बुक्स टू बुक्स डिफर करते रहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी तक प्रकृति में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें केवल 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया, और 24 तत्व जो हैं वो ऐसे हैं आपके जिसको हम लोगों ने लेबोरेटरी में तैयार किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तत्व। दूसरा बात है वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब आप समझ सकते हो, एक तरीके से तत्वों को बांट देना। ठीक है, तत्वों को बांट देना। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर तत्वों का वर्गीकरण यानी बंटवारा किया ही क्यों गया। ठीक है, हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अध्याय के पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों तत्वों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि आप किसी दुकान पे जब जाते हो तो उस दुकान पर आप कभी नोटिस करोगे, जा करके करते ही होंगे, कि वहां पर हर एक वस्तु बिल्कुल पैटर्न वाइज तरीके से सजा हुआ रखा रहता है। जैसे कि अगर आप जाके देखोगे तो बिस्किट के जो पैकेट्स होते हैं वो बिल्कुल एक खटाल में सजे हुए रहते हैं। उसमें भी मीठे बिस्किट के पैकेट अलग होंगे, जो क्रीम वाले बिस्किट आते हैं वो अलग होंगे, जो नमकीन बिस्किट होंगे वो अलग होंगे।
अगर आप जाओगे, जैसे कि साबुन की बात कर रहा हूं मैं, तो शरीर में लगाने वाला साबुन अलग रखा हुआ होगा, कपड़ा धोने वाला साबुन अलग रखा हुआ होगा, बर्तन धोने वाला साबुन अलग रखा हुआ होगा। अब शरीर में लगाने वाले साबुन में भी विभिन्नताएं हैं, जैसे लक्स है, डव है, ठीक है, एंड सो ऑन, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, ठीक है। तो दुकान में हर वस्तुओं को बिल्कुल सजा के रखा जाता है। अब मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जब आप सामान खरीदने जाओ तो दुकानदार को आपको सामान देने में परेशानी ना हो। मान लो आप सब्जी मार्केट जाते हो और वहां पर जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, सब्जियों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से रखता है। जैसे कि एक जगह पर आलू का ढेर रखा हुआ है, दूसरे जगह पर प्याज का ढेर रखा हुआ है, तीसरे जगह पर मिर्च का ढेर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसने सारे सब्जियों को सान दिया है, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी सबको मिला दिया है, और जब आप जाकर बोलते हो कि मुझे 100 ग्राम लहसुन चाहिए या फिर मुझे आधा केजी मिर्च चाहिए, तो वो उस भीड़ से ढूंढ ढूंढ के आपको दे रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि उसको अलग अलग सजा के रखते हैं, और आलू का एक अलग कंपार्टमेंट होता है, वहां पे केवल आलू ही मिलेगा आपको। इससे उनको सामान देने में आसानी होती है। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। अब आइए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। प्रश्न उठा कि आखिर तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। प्यारे बच्चों, जब हम लोग के प्रकृति में 5-10 तत्वों को ही खोजा गया था, तो उस 10 तत्वों के बारे में जानकारी रखना, 5 तत्वों के बारे में जानकारी रखना तो आसान था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ती गई और तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तो फिर हर एक तत्व के बारे में जानकारी रखना कठिन होने लगा। हमारे वैज्ञानिकों को अलग अलग प्रयोग करने में, परीक्षण करने में तत्वों को ढूंढना पड़ता था, क्योंकि तत्व किसी एक पैटर्न में रखे हुए नहीं थे। तत्व विद्यमान तो थे प्रकृति में, लेकिन उसके अध्ययन में काफी परेशानी हो रही थी। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों के पास एक चैलेंज कह सकते हैं, एक क्वेश्चन था कि किस तरीके से आखिर तत्वों को सजाया जाए, किस तरीके से तत्वों को वर्गीकृत किया जाए कि हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो फिर हमारे वैज्ञानिकों ने तत्वों को सजाने का प्रयास आरंभ किया। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्वों के वर्गीकरण से क्या लाभ हुआ। ठीक है, मैंने अभी आपको एक मोटा मोटी समझा दिया है। ठीक है, क्यों वर्गीकरण किया गया, क्योंकि जैसे दुकानदार को सामान ढूंढने में आसानी हो, उसी तरीके से हम लोगों को तत्व के अध्ययन में सुविधा हो। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने लिखा है अध्ययन में सुविधा। तत्वों के वर्गीकरण से क्या लाभ हुआ, तो तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गई। कैसे सुविधा हो गई, अब मैं आपको समझाता हूं। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां पे देखिए। ये जो आपको एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। हम लोगों के इस अध्याय में इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर इसी से समझा रहा हूं कि आखिर तत्वों के वर्गीकरण से हम लोगों को क्या लाभ हुआ। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि अध्ययन में सुविधा हुई। कैसे सुविधा हुई, अब जरा आप ध्यान से देखो। देखो भाई, अभी प्रकृति में 118 तत्व हैं, और अगर आप अपना पूरा जीवन केवल तत्वों के बारे में पढ़ने में लगा देते हो, फिर भी आप तत्वों की पूरी जानकारी नहीं रख पाएंगे, ये असंभव है। ठीक है, आप केवल एक तत्व की मैं बात करूं, जैसे इसमें देखो ये कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6 है, केवल इस तत्व के बारे में अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे तो आपका पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में पीरियोडिक टेबल बनाया गया। इससे क्या सुविधा हुई, इसमें क्या हुआ, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। ठीक है, जैसे कि आप ये येलो वाला बॉक्स देखोगे ना, जिसमें मेरा हाइलाइटर चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर भी आपके पास बुक्स होंगे। ठीक है, आप सिर्फ समझने का प्रयास करो, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। या Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रबेडियम, Cs फॉर सीजियम और Fr फॉर फ्रांसियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी तत्व दिए गए हैं, ये सारे तत्व धातु हैं। अब देखो कितना आसान हो गया, ये सारे तत्व धातु हैं, ये एक गुण पता चल गया। ये जितने भी तत्व हैं
सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, हर तत्व के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ, आप जब एक तत्व के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर हम लोग केवल लिथियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझिए आप ये सारे तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सारे तत्व का गुणधर्म लगभग लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप सोचो ये पीरियोडिक टेबल बनाने का कितना बड़ा फायदा है। अगर मैं इधर आऊं, जैसे आप ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सल्फर है ना, इस तरीके से अगर आप केवल ऑक्सीजन का अध्ययन कर रहे हो तो आप इन सारे तत्व के गुणों के बारे में जान रहे हो। अगर आप केवल फ्लोरीन के बारे में पढ़ रहे हो तो एक तत्व को पढ़ने के बाद इसके नीचे जितने भी तत्व हैं सबके गुणधर्म समान होते हैं। आप समझो कि ये आप सारे तत्वों के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, ये फायदा हुआ, इस तरीके से अध्ययन में सुविधा हुई। आप केवल इस पूरे समूह को देख रहे हैं, ये सारा अक्रिय गैस का समूह है। अब आप सोचो, केवल आप एक बार इधर नजर डाले और आपको जो है सारे अक्रिय गैस एक जगह पर मिल गए। ठीक है, तो ये सुविधा हुई हम लोगों को पढ़ने में। इसके अलावा हमने क्या देखा, एक बार फिर से आप देखोगे यहाँ पर, सॉरी, तत्वों और उनके यौगिकों के बीच संबंधित गुणों का अध्ययन, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। समझना, तुलना करना और अंतर करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तत्व और यौगिकों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। जब हम लोग तत्वों के वर्गीकरण को समझ जाएंगे, बहुत आसानी से ये सारे कार्य कर सकते हैं। तुलना क्या होता है, अब मुझे ये बताओ आप। तुलना मतलब हुआ कि जैसे कि सपोज करो कि सारे तत्व इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जिधर तिधर बिखरे हुए हैं, तो आप कैसे कंपेयर करोगे एक तत्व को दूसरे तत्व से। ठीक है, जबकि मान लो कि ये तत्व बिखरे हुए हैं तो आप गिन के एक या दो तत्वों के बारे में अध्ययन करोगे। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो और प्रतिदिन जो है, मान लो कि एक ही दुकान में चाट खा रहे हो, एक ही दुकान में चाउमीन खा रहे हो, अगले दुकान में आइसक्रीम खा रहे हो, और मैं आपसे ये पूछूं कि उस एरिया का सबसे बढ़िया कौन सा दुकान है जहां पर चाट या चाउमीन बनता होगा। जब आप एक ही दुकान में डेली चाट या चाउमीन खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं, आप कैसे तुलना कर सकते हैं कि कौन सा दुकान बढ़िया है ना। तो जब तक तत्व सजा हुआ नहीं था ना, तो लोग बहुत कम तत्वों के बारे में पढ़ते थे, और जब यहाँ पर तत्वों को सजा के रखा गया तो हम लोग तुलना कर सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम के बगल में जो मैग्नीशियम है ये भी धातु है, लेकिन किसमें ज्यादा धात्विक गुण पाया जाता है। फिर आप यहाँ आओ तो एल्यूमिनियम, ये भी धातु है, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसमें ज्यादा धात्विक गुण पाया जाता है, ये तुलना करना बहुत आसान हो गया। इसी चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है या घटता जाता है, बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है या घटता जाता है, परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है या घटता है। तो ये तो आपका वही हो गया तुलना करना, है ना। तो ये सारे चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो आपका आवर्त सारणी है, इसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जिसको हम लोग अभी जब हम लोग अध्ययन करते हैं तत्वों का तो उसमें इसी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या सबसे पहले इसी आवर्त सारणी को ढूंढा गया? तो इसका उत्तर होगा नहीं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारा प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद आज हम लोग को यहाँ पे ये आधुनिक आवर्त सारणी मिला है, जो एक बहुत बढ़िया आवर्त सारणी है। लेकिन आज के भी डेट में इससे और बढ़िया पीरियोडिक टेबल पर खोज चल रही है, निरंतर चल रही है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों के पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो आवर्त सारणी है वो यही है। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, लेकिन उन प्रयासों में उन लोगों को सफलता नहीं मिली, चीजें आसान नहीं हुई, हम लोगों को पढ़ने में कठिनाई हुई, तो हम लोगों ने सरलता का मार्ग ढूंढा। तो अभी हम लोगों के सरलता का जो मार्ग है वो यहीं से होकर के जाता है। खोज निरंतर जारी है, हो सकता है आने वाले समय में आपको जो है एक नया आवर्त सारणी देखने को मिल जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इस आवर्त सारणी से पहले और आरंभिक प्रयास किए गए। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक का नाम था डोबेराइनर, दूसरे का नाम है न्यूलैंड्स, तीसरे का नाम है मेंडलीव। इन लोगों ने भी आवर्त सारणी दिया था, लेकिन
कई कमियों की वजह से, कई त्रुटियों की वजह से इन लोगों का आवर्त सारणी प्रचलन में नहीं रह सका, और उसके बाद हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोसले की आवर्त सारणी है, उसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। ये वाला आवर्त सारणी ही आधुनिक आवर्त सारणी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये था आपका बेसिक सा चीज। अब जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाएगा उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है डॉबेराइनर के त्रिक। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये डॉबेराइनर का त्रिक था क्या। ठीक है, आइए। अब आप कहोगे कि सर डॉबेराइनर का त्रिक, या अभी आपने बोला कि न्यूलैंड्स और मेंडलीफ के बारे में पढ़ना है, लेकिन इन लोगों के पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में बहुत सारी गलतियां थी, तो सर हम इसको पढ़ें क्यों? हम डायरेक्ट आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों को ये सारी चीजें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम लोग ये सीखें कि हम लोगों को क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। या हो सकता है कल के डेट में आप लोगों को भी मन हो कि मैं भी एक आवर्त सारणी खोजूं, क्या पता आप लोगों के बीच में बैठा हुआ ही कोई बच्चा कल के डेट में साइंटिस्ट बन जाए, और वो सोचे कि मैं भी एक आवर्त सारणी बनाऊं, और उनने जो है वही आवर्त सारणी बना दिया जो डॉबेराइनर ने बनाया था। ठीक है, इसलिए जो भी आवर्त सारणी प्रारंभिक वैज्ञानिकों के द्वारा भी बनाया गया, जो गलत आप कह सकते हैं एक तरीके से विवादपूर्ण रहा, उस आवर्त सारणी को भी आपके सिलेबस में रखा गया है ताकि आप उन गलतियों से सीखें कि मुझे एटलीस्ट वो चीजें तो नहीं करनी है। और आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है कि भैया मुझे इससे और बेटर चीजें करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं डॉबेराइनर के ट्रिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉबेराइनर से पहले एक लाइन फटाफट समझ लेते हैं कि एक और रासायनिज्ञ थे जिनका नाम था लेवोसियर। लेवोसियर ने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन इनका प्रयास कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में समाप्त हो गया, क्योंकि इनके वर्गीकरण का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। इन्होंने तत्व को धातु और अधातु में बांटना चाहा, और वो भी उनके केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। आप इस चैप्टर को पढ़ने आए हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप धातु और अधातु चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आपने पढ़ा होगा धातु के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक। भौतिक मतलब बाहर से जो उसके गुण होते हैं, कठोर होता है या ठोस होता है, ध्वनि कैसी होती है, विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, किसके आधार पर? केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने तत्वों को धातु और अधातु में बांटना चाहा। ये आप याद रखोगे, ठीक है। और भौतिक गुणधर्म जैसे कठोरता, आघातवर्धनीयता और चमक के आधार पर, ये कहीं से भी तत्वों के वर्गीकरण का सही प्रयास नहीं माना जाता है। तत्वों के इस वर्गीकरण में इन भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं था। इसलिए लेवोसियर का वर्गीकरण उपयुक्त नहीं था, जिसका सिर्फ एक प्रथम प्रयास एवं ऐतिहासिक महत्व समझकर छोड़ दिया गया। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि धातु को केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम नहीं बता सकते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं कि सभी धातुएं कठोर होती है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं। सभी धातुएं एक ऐसी अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। तो केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर आप तत्व को कैसे वर्गीकृत करोगे? ये तो बड़ा समस्या वाला बात हो जाता है। तो इनके जो वर्गीकरण का प्रयास था उसको केवल एक प्रथम प्रयास सोच के, एक ऐतिहासिक महत्व सोच करके कि भैया हाँ चलिए इन्होंने प्रयास किया, तो इसको छोड़ दिया गया, इसको आगे कंसीडर नहीं किया गया। और इसके बाद एक बाबा आए, ये जिनका नाम है डॉबेराइनर। अब डॉबेराइनर का त्रिक क्या होता है आप ध्यान से समझो, ये वर्ड समझना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। त्रिक का मतलब होता है तीन तत्वों का समूह। दिमाग में बिठा लो, एक बार फिर से बोल रहा हूं। त्रिक का मतलब होता है तीन तत्वों का समूह। ठीक है, तो सर्वप्रथम सन 1817 ईस्वी में जर्मन के एक रासायनिज्ञ थे जिनका पूरा नाम था वुल्फगांग डॉबेराइनर। इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने तीन तीन तत्वों का एक समूह बनाया प्यारे बच्चों। और तीन तत्व कैसे लिए? तो बोला तीनों समान गुणधर्म वाले। ठीक है, मतलब कि तीन स्टूडेंट लिया और तीनों 9th क्लास का। ऐसा नहीं है कि एक 7th क्लास का स्टूडेंट लिया, एक 6th क्लास का स्टूडेंट लिया, एक 5th क्लास का स्टूडेंट लिया, नहीं, तीनों स्टूडेंट लिया, तीनों 9th क्लास का। तो इन्होंने तीन तत्वों को लिया और तीनों के गुणधर्म समान थे, मतलब तीनों धातु थे, तीनों क्षारीय धातुएं थे,
तीनों क्षारीय मृदा धातुएं थे, या तो तीनों अधातु थे। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, तीन धातुओं का समूह लिया। त्रिक का मतलब क्या होता है, सॉरी धातु नहीं तत्व, त्रिक का मतलब क्या होता है, तीन तत्वों का समूह। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना तथा उन समूह को त्रिक बताया। मैंने अभी आपको समझाया। उन समय तक ज्ञात लगभग 30 तत्वों में से वे केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। ठीक है, तो डॉबेराइनर ने जब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास शुरू किया तो उनके समय में प्रकृति में 30 तत्व खोजे जा चुके थे और 30 तत्व में से उन्होंने केवल 3 त्रिक ही बना सके। और एक त्रिक में कितने तत्व होते हैं, 3। तो 30 में से मात्र 9 तत्वों को ही वो स्थान दे सके। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों डॉबेराइनर के त्रिक को आगे नहीं पढ़ाया गया या अभी भी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो केवल 9 तत्वों को ही जगह दे पाए। और अभी वर्तमान समय में कितना तत्व खोजा जा चुका है, 118। अब आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछ देगा, इसलिए मैंने यहां VBI भी लिख के रखा है कि डॉबेराइनर के त्रिक का नियम क्या था। तो आप इसको एकदम एग्जैक्ट यही लिख दोगे और ये सारे चीज को आप नोट करते जाओगे। तो डॉबेराइनर ने बोला, यदि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए, ठीक है, बोला 3 तत्व ले लीजिए सरकार, अभी मैं आपको आगे उदाहरण दिखाऊंगा। बोला 3 तत्व ले लीजिए, तीनों का गुणधर्म समान होना चाहिए और तीनों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और जब आप इस तरीके से रखते हैं तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है, 1, 2 और 3 तत्व को जब आप इस तरीके से रखते हैं तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। अब आप बोलिए समझ में नहीं है, मैं समझाता हूं। यदि त्रिक के 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को, यहां पे आप एक वर्ड यूज ऐड कर देंगे, यदि त्रिक के 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे, इस जगह पर आप देखोगे कि ये इनका पहला त्रिक था जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया गया और क्या बोला गया, 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ये देखो 7 फिर बढ़ के 23 फिर बढ़ के 39 बढ़ते क्रम में सजाया गया। तो पाया गया कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, हम लोग औसत निकालते हैं यहां से। 1 मिनट, मैं जरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आप देखो, अगर यहां पर लिथियम का अगर आप परमाणु द्रव्यमान देखोगे तो वो 7 है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 है। यहां क्या बोला गया कि बीच वाले तत्व यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत के बराबर होगा जब हम इस दोनों तत्वों का औसत निकालेंगे। आप निकाल के देखो, औसत निकालने आता होगा, 7 जोड़ 39 और जितनी संख्या है बटे में उतना से भाग कर देंगे और 39 7 कितना होगा, 46/2। इसको कट कर दो, कितना आ गया भाई, 23। अब आप मिला के देखो, ये देखो 23 आ गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भैया 3 समान गुणधर्म वाले तत्व लीजिए, तीनों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाइए और सजाने के बाद जब आप पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत निकालेंगे तो वो बीच वाले तत्व के औसत के या तो बराबर होगा या लगभग बराबर होगा। जैसा कि आपने यहां देखा कि जो 2 तत्वों का औसत निकला वो बीच वाले तत्व के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आइए बगल वाले को एक बार जगाते हैं। यहां पे आप देखो, यहां पे कैल्शियम, ठीक है, यहां पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 3 तत्व हैं, तीनों धातु हैं, ठीक है। और तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ये डॉबेराइनर का दूसरा त्रिक था जिसमें आप देखो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा गया। अब आइए पहला और तीसरा जो तत्व है उसका औसत निकाल के देखते हैं। तो पहला तत्व का द्रव्यमान है 40 और दूसरे तत्व का द्रव्यमान है 137 और बटे में क्या हो जाएगा महाराज जी, 2।
अब 7 में 0 जोड़ो 7 हो गया, 4 में 3 जोड़ो 7 हो गया, 1 उतर गया, बटा 2 हो गया। अब इसको दशमलव में ला के देखो, 2 से कटा हो, 2 से एक पहले 17 कटा हो, 2 अठे 16, फिर से 2 अठे 16 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे देखो आप कितना आया औसत, पहले और तीसरे तत्व का औसत आया 88.5। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर औसत कितना है 88। तो इसीलिए बोला कि भैया लगभग बराबर होता है। औसत क्या होता है, लगभग बराबर होता है। जब आप पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत निकालोगे तो वो बीच वाले तत्व के या तो बराबर होगा या लगभग बराबर होगा। जैसे 88.5 88 के लगभग बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो तीसरा त्रिक है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया गया है, आप एक बार इस तीनों तत्व में ये पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत निकाल करके, ये आपका होमवर्क है, आप चेक करेंगे कि इसके लगभग बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये डॉबेरानर का ट्रिक था। डॉबेरानर ने क्या बोला, ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो, फिर आप सुन के और इसको बंद करके, है ना, वीडियो को रोक के आप एक बार लिखने का प्रयास करो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि यदि त्रिक के तीन तत्वों को, यदि त्रिक के समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो पाया जाता है कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत का लगभग बराबर होता है। फिर से आप सुनो, यदि तीन तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो पाया जाता है कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इसे ही डॉबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। तो ये था आपका डॉबेराइनर का त्रिक नियम। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, आप यहाँ पे नजर देंगे। तीनों त्रिक के बारे में हम लोग तीनों त्रिक के एक एक गुण को समझ लेंगे फटाफट, ठीक है। तो हम लोगों का आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला त्रिक जिसमें तीन तत्व हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। और ये जो आपके तीन तत्व हैं, ये तीनों तत्व धातु हैं। यहाँ पे देखिए इसके गुण में मैंने लिखा, ये तीनों तत्व धातु हैं और ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब आपने धातु और अधातु चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है ये सब बहुत अभिक्रियाशील धातु हैं तीनों, और अधिक अभिक्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो तीनों के तीनों तत्व ही जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, क्षार का। और चूंकि तीनों तत्व जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं और चूंकि तीनों तत्व धातु हैं, इसलिए डॉबेराइनर ने अपने पहले समूह का नाम ही रख दिया क्षार धातु समूह। और इन सभी की संयोजकता एक होती है, और यही लाइन मैंने यहां नोट में लिखा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्षार धातु कहलाती हैं क्योंकि वह जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्षार बनाती हैं। तो उन्होंने अपने पहले समूह को क्या नाम दिया, क्षार धातु समूह। आप इन सारे बात को नोट करते जाएंगे, आपको ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग दूसरे ग्रुप्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा समूह है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीन आपके तत्व दिए गए हैं। ये तीनों तत्व भी धातु है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये सभी तत्व भी क्या है, धातु हैं। इन सभी के ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। जब आप इन सभी को वायु के साथ अभिक्रिया कराते हो, तो जब ये वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तो उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इन सभी तत्वों की भी संयोजकता जो है, इन सभी तत्वों की संयोजकता 2 होती है। तीनों की संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। और ये सभी जो तत्व हैं, ये सभी तत्व कहां से मिलेंगे, ये सभी तत्व मिलते हैं मृदा से, मृदा यानी मिट्टी से। और ये सभी तत्व प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। और ये ऑक्साइड के रूप में पाए भी जाते हैं। तो इसलिए डॉबेराइनर ने अपने त्रिक नियम में इस दूसरे समूह को नाम दिया क्षारीय मृदा धातु समूह, क्योंकि ये सभी धातु हैं, ये सभी क्षारीय हैं प्रकृति में और मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्षारीय मृदा धातु समूह। नोट आप एक बार पढ़ लेंगे, वही बात लिखा है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं क्योंकि उनके ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं जो भूमि में यानी मृदा में पाए जाते हैं। अब हम लोग सबसे लास्ट वाले समूह की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें 3 तत्व लिए गए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीनों तत्व अधातु हैं प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने यहां लिखा है ये सभी तत्व अधातु हैं।
ये सभी तत्व जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। ये सभी तत्व जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का। और इन सब की भी संयोजकता एक होती है। इन सब की भी संयोजकता क्या होती है? एक। और इन तीनों तत्वों को डॉबेराइनर ने हैलोजन समूह नाम रखा। अब आप कहोगे हैलोजन का मतलब क्या होता है? तो भैया हैलोजन मतलब हैलोजन लाइट नहीं, हैलोजन दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो और जीन। हेलो और जीन, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन कहा जाता है क्योंकि वह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण को बनाते हैं। हेलो का मतलब होता है लवण। हेलो और जन दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो और जिन। हेलो का मतलब होता है लवण और जिन का मतलब होता है उत्पादक। तो ये तीनों तत्व लवण के उत्पादक हैं। धातु के साथ ये अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण का, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? हैलोजन समूह। हेलो का मतलब क्या हुआ भैया? लवण। और जिन का मतलब क्या हो गया? उत्पादक। तो ये सभी लवण के उत्पादक हैं, यानी इनसे मिलकर लवण का निर्माण होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लवण केवल इन्हीं से मिलकर बनेगा। लवण आप अम्ल क्षारक लवण में पढ़े होंगे, कार्बोनेट, सल्फेट, उन सब से भी लवण बनता है, लेकिन इन सब से भी लवण बनता है। तो ये था डॉबेराइनर का तीनों त्रिक। ये पहला त्रिक, ये दूसरा त्रिक और ये तीसरा त्रिक। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वीवीआई, कि भैया डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? आखिर क्यों छोड़ दिया गया डॉबेराइनर के नियम को? तो बड़ा आसान सा आंसर होगा कि डॉबेराइनर के वर्गीकरण की सीमा ये थी कि उन समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे वो सभी तत्वों को त्रिक में स्थान नहीं दे पाए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि कुल 30 तत्वों को खोजा गया था उस समय, और वो 30 तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही दे सके। 3 त्रिक का मतलब कितना तत्व हुआ? एक त्रिक में 3 तत्व, तो 3 त्रिक में कितने तत्व हो गए? 9 तत्व। तो उन्होंने जो है समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को जब एक समूह में सजाया तो वो केवल 3 त्रिक ही दे सके, है ना। और उसके बाद उस समय तक ज्ञात तत्वों से डॉबेराइनर केवल 3 त्रिक ही पहचान कर सके, इसलिए तत्वों का उनका वर्गीकरण अधिक सफल नहीं था। एक लाइन ऊपर में क्या लिखा है? डॉबेराइनर के वर्गीकरण की सीमा थी कि वह उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों के त्रिकों के रूप में क्रमायोजित करने में असफल थे। वही लाइन है, ठीक है, कि उस समय तक जितना तत्व था बाकी तत्व को वो समान गुणधर्म में और एक क्रम में सजाने में क्या हो गए? असफल हो गए। तो डॉबेराइनर के वर्गीकरण की यही सीमाएं थी। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जितना भी बात मैंने पढ़ाया उसको नोट में उतारेंगे और आपका आज का होमवर्क है इसको याद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो आपके सामने सबसे पहले आए। धन्यवाद।